नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे पॉडकास्ट वॉइसेस विद अंशिका डोभाल में। और आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो मिस्टर राजेश बहुगुणा जी हैं, जो कि फेमस हैं विद द नेम पोल खोल बहुगुणा जी, जिनका चैनल का नाम है पर्वतवाणी न्यूज चैनल। बहुत बहुत आपका स्वागत मेरे चैनल में बहुगुणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंशिका, एकदम बढ़िया। ठीक है राजेश बहुगुणा जी, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी पत्रकारिता में आने का आपका सफर कैसे रहा, कहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई? देखिए, पत्रकारिता में आने का सफ़र तकरीबन 6 साल पुराना है और बहुत सारे के पत्रकारों को मैं आज भी अपना आदर्श मानता हूँ, उनसे सीखता भी हूँ। लेकिन मुझे लगता था कि उत्तराखंड में एक तो जिस तरीके की नेतागिरी है होनी चाहिए उस तरीके की नहीं है। एक ऑप्शन तो मेरे पे ये था कि मैं नेता बनूं, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा मेरे पास है या नहीं है, लेकिन मैं उस लाइन में नहीं गया। फिर दूसरा ये था कि जिस तरीके की पत्रकारिता मैं चाहता था, सोचता था, कहीं ना कहीं लगा है कि उसकी कमी है जी। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं पत्रकारिता लाइन में आऊं जी। लेकिन जब इस लाइन में आया तो मैंने सबसे पहले एक चैनल में काम किया 20 दिन। अच्छा। और उस चैनल में किसी का मैंने इंटरव्यू किया। नेशनल न्यूज चैनल था? नहीं, क्षेत्रीय ही था। क्षेत्रीय था। तो वो इंटरव्यू उन्होंने डिलीट मार दिया। ओके। मुझे बहुत बुरा लगा कि नया नया आदमी, पहली बार तो गाड़ी चलाने को मिली थी, गाड़ी जब्त हो गई। मैंने उनसे पूछा डिलीट क्यों हुआ, उन्होंने कहा जी उसमें कमेंट अच्छे नहीं आ रहे थे। ओके। मैंने मैंने उसी दिन अंशिका उन चैनल को हाथ जोड़ दिया जी। मुझे बुरा लगा। ये इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग स्टार्ट नहीं, करी। फिर मैंने एक और चैनल ज्वाइन किया। ओके। उसमें 1 साल काम किया और 1 साल काम करने के बाद वहां भी कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मुझे, कहते हैं ना, अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए। तो फिर मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया 1 साल और 20 दिन काम करने के बाद जी। तो ये तो वो सफ़र है जो मैं इस लाइन में आया हूँ जी। जी मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि जो बहुगुणा जी हैं वो फेमस हैं फॉर हिज बोल्ड स्टाइल ऑफ रिपोर्टिंग। तो जो बोल्ड स्टाइल ऑफ रिपोर्टिंग और जो बिल्कुल निडर होकर जो आप रिपोर्टिंग करते हैं, मतलब इस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई, यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? देखिए, एक तो बोल्ड, तो कोई अगर बोल्ड है या तो वो बचपन से बोल्ड है जी, खून में, ये खून में है, उसके जीन में ये बोल्डनेस जी। या फिर आपको अपने उत्तराखंड से बड़ा लगाव है। उत्तराखंड से अगर आपको अपने माता पिता से लगाव होगा तो आप अपने माता पिता के खिलाफ किसी से एक शब्द नहीं सुन पाओगे जी। वो भी आपकी बोल्डनेस होगी, उससे भी बोल्डनेस आती है। उत्तराखंड से अगर आपको लगाव है और आपके उत्तराखंड में वैसा नहीं हो रहा है, या आपके उत्तराखंड को जो लोग बदनाम कर रहे हैं या उसे जो लूट रहे हैं, तो आपका मन अंदर से व्याकुल होगा, आपके भाव उत्पन्न होंगे, गुस्सा भी आएगा। और जब ये इतनी सारी की चीजें निकल के आएंगी तो फिर तो बोल्ड अगर नहीं हो पाए तो फिर मैं कहूँगा काहे के उत्तराखंडी। एग्जैक्टली। तो कहते हैं ना, छोटी सी जगह से या छोटे से पॉडकास्ट या छोटे से रिपोर्टिंग से हम लोग फेमस होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी कि उत्तराखंड में गली मोहल्ले की न्यूज़ आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिसे हम सोशल मीडिया जर्नलिज्म भी बोलते हैं, और आज हमारे फ़ोन में गली मोहल्ले, छोटी से छोटी न्यूज़ हमारे फ़ोन पे, जितना जो ये सोशल मीडिया का जितना अपग्रेडनेस हुआ है, मतलब इसके लिए आपने कैसे कैसे आप चढ़े इस मंजिल तक? देखिए, जब रिलायंस का नया नया फोन आया था ना, इतना बड़ा आया था जी, और उसका एक स्लोगन था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में जी। तो मुझे लगा कि जब एक फोन से दुनिया में अंबानी जी मुट्ठी में कर सकते हैं तो यही वो फोन है। और जिस समय मैं इस लाइन में आया था अंशिका, उस समय अखबार भी है, आज भी है, सैटेलाइट टीवी भी है, लेकिन एक फोन ऐसा है जो हर आदमी की जेब में है। आजकल तो 2 फोन है, कईयों के पास 3 भी है। तो मुझे लगा कि शायद इस फोन में मुझे घुसना चाहिए, और इस फोन में घुसने का मुझे एक ही तरीका लगा था, वो फेसबुक था। फेसबुक और यूट्यूब था, जिसमें हमने जो है स्टार्टिंग करी। और स्टार्टिंग जब करी थी तो जिस चैनल को मैंने ज्वाइन किया था, जो मैंने 1 साल काम किया, उस चैनल के मालिक को कईयों ने बोला कि भाई ये तो आदमी पागल है, कहाँ से ले आया आप इसे, ये तो बेलगाम घोड़ा है, कुछ भी बोल देगा, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं बीच में, ये तो बहुत अनाड़ी है, आप इसको कहाँ चैनल में ले रहे हो, ऐसा ना हो किस दिन आपको फंसा दे। ये चीजें भी वहां मिली हैं और मैंने वो सुनी है, मेरे को वो मिली है, तो वो दौर भी मैंने देखा है। लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि नहीं, अच्छा, मुझे विश्वास है वो जो करेंगे सही करेंगे।
और उस विश्वास से फिर आगे की जर्नी हमारी शुरू हो जाती है। हाँ, जर्नी शुरू हो जाती है और जर्नी अभी भी जारी है। जर्नी तो खैर अभी भी जारी है। तो जैसा कि आपने कहा आप उत्तराखंड से हैं और देवभूमि के प्रति आपका बहुत प्रेम है, स्नेह है। क्या आपकी ऐसी किसी रिपोर्टिंग या बोल्ड स्टाइल रिपोर्टिंग की वजह से किसी उत्तराखंड के किसी गांव का कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है? देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व करना तो अंशिका सरकार का काम है। हमारा काम तो सरकार तक अपनी खबर उस अंतिम दरवाजे तक पहुंचाना है जो सरकार तक पहुंचने का अंतिम दरवाजा होता है, उसमें हम कामयाब हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारी खबर सरकार के मुख्य द्वार तक जाती है, यानी कि जो अंदर जाने का रास्ता है वहां तक जाती है। और ये मैंने महसूस की है जब लोग कई बार मुझे बताते हैं अंदर से कि भाई साहब आपकी खबर यहाँ पे आई हुई है, उस पर बात हो रही है जी, तो मुझे खुशी होती है कि चलिए सरकार में बैठे हुए लोग या सचिवालय में बैठे हुए लोग कम से कम इन चीज़ों की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि आपकी खबर हम तक पहुँच रही है। पत्रकारिता के इस कंप्लीट जो आपकी अभी तक जर्नी रही है, इसमें काफ़ी एक्सटर्नल प्रेशर्स भी आए होंगे जहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग को बैन करना या उसको बंद करने की कोशिश की गई हो, एक्सटर्नल पावरफुल प्रेशर्स की वजह से। ऐसा कभी हुआ? नहीं, बैन करने की तो कोशिश शायद अभी तक कोई जुटा नहीं पाया, उलझना उसमें। हाँ, क्योंकि ऑडियंस का प्यार बहुत मिलता है अंशिका। कम से कम वो प्रेशर में तो कोई बैन करने की कोशिश तो नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, शुरुआती दौर में एक मुकदमा मेरे ऊपर हुआ था जी। 2021 में मुकदमा हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। और एक हमारे मुख्यमंत्री जी के अपर सचिव हैं जी, उन्होंने 4 करोड़ का मानहानि का मेरे पे मुकदमा किया था। हाँ, लेकिन मैंने फिर भी कहा था कि न मैं बदलूंगा न मेरा अंदाज बदलेगा, बदलना आपको पड़ेगा, मैं नहीं बदलूंगा। एक मुकदमा 4 करोड़ का करो या 40 करोड़ का करो, मुकदमों से मैं नहीं बदलूंगा, बदलना आपको पड़ेगा। ये मेरा स्लोगन है, आज भी मैं इस स्लोगन पे काम कर रहा हूँ। शायद इसी बोल्डनेस की वजह से आप आज फेमस हुए हैं या आपको सभी लोग जानते हैं, और आपकी बोल्ड स्टाइल ऑफ रिपोर्टिंग वजह से लोग डरते भी हैं। नहीं, फेमस मैं हुआ हो नहीं हुआ हो मैं इस बात को तो नहीं मानता हूँ। हाँ, लेकिन यह है कि जनता की उम्मीदों पर कम से कम मैं चल रहा हूँ। आज भी अंशिका, आप यकीन नहीं करोगे कि जब दूर दराज के इलाके में किसी को जरूरत पड़ती है ना, तो मैं दावे से कहता हूँ वो पहले पुलिस के पास नहीं जाता, वो हमें फोन करता है। और हमने इसको इतना इजी भी बना दिया है सोशल मीडिया जर्नलिज्म के हिसाब से कि भाई वो आदमी हमें फोन कर सकता है। वरना एक दौर था, बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़े बड़े टीवी चैनल, कौन सा नंबर है किसी के पास में, कहाँ कोई फोन कर सकता है, कांटेक्ट ही नहीं कर पाता, मतलब ही नहीं है। तो हमने उस दौर में और आज के दौर में सोशल मीडिया जर्नलिज्म को पूरा टारगेट किया आपने, बहुत आसान बना दिया, बहुत आसान बना दिया। वही चीज मैंने स्टार्टिंग में भी कही थी कि सोशल मीडिया बहुत अपग्रेड हो गया है उत्तराखंड जैसी जगह में। रिसेंटली रिलायंस क्लब ऋषिकेश में, जो कि 4-5 सालों से मॉडलिंग का शो ऋषिकेश में करवाते आ रहे हैं, तो अभी रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले हिंदू संगठन लोग या जो भी बीजेपी के जो लोग हम कह सकते हैं, उनको ये आपत्तिजनक लगता है और उन्होंने इस चीज़ में काफ़ी हंगामा भी किया, उन लोगों को रोकने की कोशिश भी करी, जिसमें कि बहुत सारी लड़कियों की वीडियोस भी वायरल हो रही है, वो अपना स्टैंड ले रही हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है इन चीज़ों के ऊपर? देखिए, इस पे जिन्होंने कहना था अंशिका, उन्होंने तो उस पर प्रतिक्रिया दी है। भाई, हिंदूवादी संगठनों ने उस पर अपना विरोध जताया है, लेकिन हमने सिर्फ वो खबर करी है। क्या वो विरोध सही है? नहीं, ये सही है और गलत तय करना एक पत्रकार का तो कभी काम हो ही नहीं सकता, ना मैं तय करना चाहिए। भाई, तय करने वाले तो संगठन है और उन्होंने विरोध किया है। उसमें कुछ लोग, कुछ बच्चियां ये भी कह रहे हैं कि भाई ये स्वतंत्रता हमारी है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, देखिए, विचार बेशक हमारे मॉडर्न हो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे। अगर दूसरे की बेटी कम कपड़े में है तो वो आजकल लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन अगर हमारी बेटी कम कपड़ों में जा रही है तो हमें बुरी लगती है। ऐसा क्यों? भाई, दूसरे की बेटी कम कपड़ों में अच्छी लग रही है और हमारी बेटी हमें कम कपड़ों में बुरी लगती है, मुझे डांट देते हैं। मैं ये कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी, बेटी उसकी भी है और बेटी मेरी भी है। अगर आपको बेटी बुरी उसकी लग रही है तो फिर अपनी बुरी लग रही है तो उनकी भी लगनी चाहिए। मैं इसके पक्ष में और विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है कि अंशिका, किसी के पहनावे से, किसी के व्यवहार से अगर आपका कल्चर, आपकी संस्कृति अगर खराब होती है तो फिर तो इस पर सोचना पड़ेगा। अगर उस पहनावे से हमारी संस्कृति और आगे बढ़ रही है फिर तो हम सबको फॉलो करना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को भी वही पहनाने चाहिए, अपनी बेबी को भी वैसे ही पहनाना चाहिए। उनका कहना यही है कि ये देवभूमि उत्तराखंड है और ये हमारी संस्कृति के खिलाफ ये चीजें हो रही हैं। उन पे एक बात उन्होंने ये भी कही थी कि देखिए, ऋषिकेश हमारी एक योग नगरी भी है,
यहाँ बहुत से लोग आते भी हैं। और जब आप लोग उस रैंप पे चलेंगे तो आपको फॉलो करने वाले छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो यूथ भी है, वो किड्स भी हैं, और वो इंस्पायर भी होते हैं। उनका कहना है कि पहाड़ों से, गांव-गांव से लड़कियां आती हैं और वो इन लड़कियों को देख करके इंस्पायर होती हैं। तो जो वो जिस मुद्दे से यहाँ पर आती है, पढ़ने लिखने या जो भी कोचिंग करने XYZ, तो वो दूसरी लाइन पकड़ लेती हैं इंस्पायर होके ऐसे क्लब्स को देख करके। देखिए, फैशन का हमारे जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। मैं उसके विरोध में भी नहीं हूँ, लेकिन पक्ष में भी नहीं हूँ। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि अगर उससे संस्कृति को लाभ हो रहा है तो फिर तो फॉलो करना चाहिए। अगर लगता है कि नहीं, इससे हमारी संस्कृति को नुकसान है, तो अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो जब हमने ये बात करी दी है, तो अभी रिसेंटली हमारे रायपुर स्टेडियम में नौरा फतेह और बादशाह आए थे, आयोजक ने उन लोगों को इनवाइट किया था। तो उसमें मैंने आपकी रिपोर्टिंग सुनी थी, तो उसमें आपने काफ़ी तीखी रिपोर्टिंग और तीखे जवाब उनको दिए थे। तो उसके ऊपर ऐसा क्यों? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला, मुझे अपने उत्तराखंड से लगाव है। हाँ जी। और ये उत्तराखंड मेरा अपना घर है, और मेरे घर में जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो ज्यादातर हम अपने ही रिश्तेदारों को बुलाते हैं ना जी, अपने लोगों को बुलाते हैं, बाहर के लोग तो नहीं बुलाते हैं। क्यों नहीं बुलाते? जब उत्तराखंड मेजबानी कर रहा है IPL UPL की और सारा कुछ हमारा है, तो फिर बाहर से चीजें हमें क्यों लानी पड़ रही है? अगर हमारे पास नहीं है, क्या हमारे पास में बादशाह नहीं है? आप चक्राता चले जाइए, बादशाह है वहाँ। हमारे पास नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, हमारे पे प्रीतम बर्तवान जी हैं, पांडवाज हैं। लेकिन पांडवाज को भी उन्होंने 15 मिनट में, झटपट स्टूडियो था एक जी, घंटा घर पे होता था जी, बस झटपट उन्हें निपटाया और भेज दिया। सिर्फ मेरी आपत्ति यह है कि भाई ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि इनकी वजह से वो यूथ आएगा, ऑडियंस आएगी, तो फिर तो आपने बिजनेस बना रखा है। बिजनेस है ना, आप पैसा कमाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। लेकिन आपके पैसा कमाने के चक्कर में अगर हमारी उत्तराखंड की संस्कृति खराब हो रही है तो हमें तो बोलना पड़ेगा। और हम नहीं बोलेगा तो फिर बोलेगा कौन जी? तो इसलिए जब जरूरत हो तो बोलना भी चाहिए, और जब जरूरत नहीं है तो नहीं भी बोलना चाहिए। हम बात करते थोड़ा सा भू कानून की तरफ हम चलते हैं। जो नया लैंड लॉ हमारा रिलीज हुआ है, उसमें ये कितना ये मतलब लागू हुआ है उत्तराखंड में? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, या लोगों को ऐसा लगता है कि एंटी डेवलपमेंट स्कीम भी तो हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में बेरोजगार है, वो बाहर नौकरी करने जा रहा है, माइग्रेट हो जाता है, विदेश HM करके चला जाता है, फौज में भर्ती हो जाता है। हमारे पास तो इन्वेस्टर्स ही नहीं है। जब बाहर से इन्वेस्टर्स यहाँ पर आके इन्वेस्ट करेंगे तभी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो ये एक तरीके से एंटी डेवलपमेंट स्कीम हो सकती है। नहीं, आप हिमाचल हमारा पड़ोसी राज्य है, सच बताओ अंशिका, हमसे कितना डेवलप है? बहुत डेवलप है ना। वहां पे भू कानून को लेके बहुत अच्छे नियम कानून है, लेकिन फिर भी वो डेवलप है ना डेवलप। हमारा और सरकार का मतभेद, या हमारा मतलब हमारी जो ऑडियंस है उसका और सरकार का मतभेद इसी बात पे रहता है कि जो भू कानून है वो भू कानून 1950 वाला लागू करो। ऑडियंस ये कह रही है, हमारे ये जो साथी हैं इस पे आंदोलन जिन्होंने करा है, उनका ये कहना है कि 1950 वाला मूल निवास भू कानून लागू करो। मूल निवास भी करो और भू कानून भी लागू करो। भाई पता तो चले एटलीस्ट यहाँ का मूल निवासी है कौन। आज तो हर कोई चौड़ी छाती करके कह रहा है कि मैं भी यहीं का निवासी हूँ। तो फिर वो कौन थे जिन्होंने वहां रामपुर तिराहा में गोलियां खाई? वो कौन थे जिन्होंने खटीमा में गोली खाई? वो कौन थे जिन्होंने मसूरी में गोलियां खाई? 42 शहादतें जो लोग आज कह रहे हैं ना, उनसे पूछिए ना आपके कितने लोग थे उसमें। जी बिल्कुल। दूसरा, आपने कहा कि डेवलपमेंट रुक जाता है। हाँ। देखिए अंशिका, डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं रुकता। उत्तराखंड के लोग अन्य राज्यों में भी रहते हैं। क्या कोई अतिक्रमण करके रहता है? झुग्गी बना के रहता है? नहीं रहता। हमारा पहाड़ी जो निवासी है, या पहाड़ी मूल का या पर्वतीय मूल का आदमी है, मैं दावे से इस बात को कह सकता हूं कि वो देश के किसी भी राज्य में रहता होगा, पहले तो अपना मकान खरीद के रहता है, नहीं तो किराया दे के रहता है। लेकिन उत्तराखंड में आपको पता है कितनी बस्तियां हैं? किस लिए हैं ये बस्तियां, और किसने बसाई हैं ये बस्तियां? इनका योगदान क्या है? डेवलपमेंट के नाम पे सारा डेवलपमेंट का पैसा तो इन्हीं पे जा रहा है। आप पे और हम पे तो खर्च कहां हो रहा है? फिर हमारे राज्य को खराब भी कर रहे हैं। चोरी डकैती ये सब हो रहे हैं। सपेरा बस्ती है, हम पहाड़ी लोग हैं, हमारे यहाँ सांप कहते थे, सांप
सपेरा बस्ती, सुन रहे हो दर्शकों, सपेरा बस्ती। कभी उम्मीद थी आपको हमारे यहाँ सपेरा बस्ती होगी? नहीं। क्या जरूरत थी? कौन है सपेरा बस्ती में लोग? एग्जैक्टली। एक दिन जाके देखिएगा, जाके देखना, एक बार घुस के देखना। वहां घुसना तो आसान है, लेकिन वहां से निकलना आसान नहीं है वंशिका। मैं गई उधर, हाँ, बहुत प्रॉब्लम है उधर। घुसते ही ऐसा लगता है आप किसी दूसरे वर्ल्ड, वो घेर लेती हैं वहां की महिलाएं, घेर लेते हैं बिल्कुल। तो भैया हमारे लोग, कहीं उत्तराखंड के लोग बाहर रह रहे हैं, कोई सपेरा बस्ती अगर किसी ने बनाई हो तो मुझे बताइएगा जी। कोई ऐसी अवैध बस्ती अगर उत्तराखंडियों ने किसी भी राज्य में बनाई हो, बताइएगा। तो मतलब आप चाहते हैं, मतलब ये सही चीज भी है वैसे, आप चाहते हैं कि उनको यहाँ से अपनी जगह माइग्रेट कर दिया जाए जहाँ से वो आए हैं? नहीं, पहले तो आए, देखो आने में दिक्कत नहीं है, गए तो अब कैसे इसका सोल्यूशन हम निकालें? नहीं, आने में कोई दिक्कत नहीं है। भारत देश में कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, रह सकता है, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन किस तरह से रहेगा ये भी तो तय होना चाहिए। भाई तुमने जो है जमीन पे अतिक्रमण कर दिया, नदी नाले खालों में झोपड़े बना दिए, ये कहां तक ठीक है? मैं फिर कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं इस बात को, एक भी उत्तराखंडी का नाम बता दीजिएगा जो लोग मेरी बात से सहमत हो कि भाई वो प्रदेश के उस इलाके में झोपड़ी बना के रहता है, उसने वहां जमीन अतिक्रमण करके उसने अपना मकान बनाया हुआ है। मैं विरोध में हमेशा इसलिए हूं कि एक तो अतिक्रमण करके ना रहे, वैध रूप से रहे ना, किराया दें, किराए पे लेना, रेंटेड रहे, अवैध क्यों रह रहे? और कल यही अवैधों को सरकार वैध बना देती है, क्यों? जी, ये सवाल है। जब हमने ये अवैध और प्रदेश के लिए सैक्रिफाइस करना, जब हम ये सब बात कर ही रहे हैं, तो मेरे मन में एक और सवाल है उत्तराखंड क्रांति दल का। उत्तराखंड क्रांति दल के जो लोग हैं वो आज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और उन्होंने तब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया जब उत्तराखंड को अलग स्टेट बनाया जा रहा था, 2000 की बात है। तो उन लोगों ने बहुत सैक्रिफाइस किया, प्रदेश के लिए गोलियां भी खाई, पर उसके बाद भी आज वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं, बीजेपी से ऊपर आना चाहते हैं, प्रदेश में राज करना चाहते हैं। तो ये क्यों ऐसी बीच में ये इतना गैप क्यों हो गया? देखिए, उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो गए तकरीबन, और आज का जो यूथ है वो यूथ उत्तराखंड क्रांति दल को बहुत कम जानता है। एग्जैक्टली। वो नूरा फतेही को जानता है। नूरा फतेही को जानता है। क्यों? इसका कारण वही मेरा जवाब है, इतना स्ट्रगल क्यों है? मैं बता तो रहा हूँ। देखिए, स्ट्रगल इसलिए है क्योंकि एक जमाने में फिएट चलती थी, एम्बेसडर चलती थी, नोकिया का फोन चलता था जी। समय के साथ जो अपडेट नहीं हो पाएगा, अपग्रेड नहीं हो पाएगा, वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ता रहेगा। फिएट इसकी उदाहरण है, एम्बेसडर इसकी उदाहरण है, और नोकिया का फोन उदाहरण है। लेकिन सैमसंग उस दौर में भी था, इस दौर में भी है। क्यों? क्योंकि वो अपडेटेड हो रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल की एक गलती है, वो अपडेटेड नहीं हो रहे हैं। आज भी उनके ओल्ड वर्जन, आप उनके ओल्ड पुराने वर्जनों को देखिए, वही आगे चल रहे हैं। क्यों भाई? आज जमाना BMW का आ गया, ऑडी का आ गया, और आप ओल्ड वर्जन पे ही चल रहे हो, तो भाई यूथ आपसे कनेक्ट क्यों हुए जी? तो मैं आज भी उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया अपना लेटेस्ट 2025 मॉडल मार्केट में उतारिए, उसकी लॉन्चिंग बढ़िया से कीजिए, और फिर रिस्पॉन्स देखिए क्यों नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि बुरा लगता है उन लोगों का इतना स्ट्रगल देखने के बाद, जब उनकी स्टोरीज हम लोग सुनते हैं कि इन लोगों ने इतना सैक्रिफाइस किया है, और आज वो लोग कहते हैं कि हमको जितने भी शहीद स्थल है वहाँ पे नहीं जाने दिया जाता, और हमको गैर सैंड में नहीं घुसने दिया जाता, हमको इग्नोर करते हैं पब्लिक क्या, हमें सरकार भी इग्नोर करती है, हमारी गाड़ियाँ रोक दी जाती हैं। तो ये सुनकर के काफ़ी दुख होता है कि उत्तराखंड क्रांति। नहीं, दुख होने से काम नहीं चलेगा। किसी भी राज्य में चले जाइए, क्षेत्रीय सरकारें हैं, एक हम ही हैं ऐसे उत्तराखंड में जिनकी क्षेत्रीय सरकार तो नहीं है, जो पार्टी भी है वो भी इतने गर्त में है, मुश्किल से 1-2 सीट भी नहीं आ पाती। नहीं, जमानत नहीं बचा पाते। आप एक आंकड़ा सुनेंगे, हैरान रह जाएंगे। पिछली बार के 2022 में नोटा को उनसे ज्यादा वोट पड़े। नोटा जो नापसंद होता है उसको ज्यादा वोट पड़े, यूकेडी वालों को कम पड़े। और आज भी हम कहते हैं हर उत्तराखंडी के दिल में उत्तराखंड है, लेकिन वोट डालते वक्त नहीं है। ऐसा क्यों? दिल में तो है उत्तराखंड है, पर वोट डालते हुए यूकेडी है, लेकिन वोट डालते वक्त बीजेपी है या कांग्रेस है। एग्जैक्टली। सहानुभूति है, लेकिन वोटिंग पैटर्न पे वो नहीं। ये तो सोचना, देखिए हम और आप तो डिस्कस कर सकते हैं, ये तो सोचना तो उनका काम है ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ लेटेस्ट 2025 मॉडल उतारो मार्केट में भैया। उत्तराखंड क्रांति दल को बहुत जरूरत है अपग्रेड होने की। बिल्कुल जरूरत है।
हमारे उत्तराखंड के एक जर्नलिस्ट थे राजीव प्रताप जी, मैं उनकी बात यहाँ पर करना चाहूँगी। वो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और काफ़ी बोल्ड स्टाइल था उनका भी रिपोर्टिंग का, और करप्शन को काफ़ी एक्सपोज भी उन लोगों ने किया है। तो कुछ दिन पहले उनकी कार जो थी ऑल्टो, वो भागीरथी रिवर में मिली, और उसके बाद उनकी डेड बॉडी भी मिली, और उनका घर वालों का कहना है कि इनका मर्डर हुआ है। तो चलो, ऐसे तो राजीव प्रताप जी हमारे पास बहुत सारे हैं, पर प्रॉब्लम ये जो अभी हमारा जो यूथ आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं भी एक जर्नलिज्म की स्टूडेंट रही हूँ, अगर मुझे इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करनी है उसी बोल्ड स्टाइल से, तो मैं तो डर जाऊंगी ना यार कि यार मैं कैसे करप्शन को एक्सपोज करूं, या मैं कैसे किसी के अगेंस्ट बोलूं, क्या पता दूसरी राजीव प्रताप जी मैं बन जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जर्नलिज्म में हम लोग भी काम कर रहे हैं, और जर्नलिज्म में बोल्डनेस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए डिपेंड आप पे करता है या मुझ पे करता है। हम अपनी पत्रकारिता की लाइन स्वयं तय करते हैं, हमें कोई नहीं कहता, ना तो हमारे परिवार वाले कहते हैं कि आपको बोल्ड होके करना है, ना ही वो ये कहते हैं कि नहीं डिफेंसिव रहना है। राजीव प्रताप एक अच्छा पत्रकार था, लेकिन उसको लेके जो सवाल परिवार ने उठाए उसमें पुलिस का अपना एक बयान आया है, उनकी एक अपनी थ्योरी आई है, और उस पर जाँच हुई भी है और शायद अभी जाँच चल भी रही है। लेकिन वाकई में हम लोग जो सोशल मीडिया के, फेसबुक, यूट्यूब के जो पत्रकार हैं, वाकई हमारे लिए बहुत चिंतनीय विषय है। और देखिए, शुरुआती दौर में राजीव प्रताप को लेकर कोई आवाज़ नहीं उठी। जब उन्हें पता चला कि भाई राजीव प्रताप किस इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा लेके आया हुआ है, तब ये बात उठी, और तब राजीव गांधी ने उस पर माफ़ी चाहेंगे, राहुल गांधी ने ट्वीट किया। वरना अगर वो इंस्टीट्यूट का नाम इसमें नहीं आता तो राजीव गांधी, मैं माफ़ी चाहूँगा, तो राजीव प्रताप भी उसी श्रेणी में था जिसमें मैं हूँ। मैं आपको तो गिन ही नहीं रहा हूँ, हो सकता है आप अच्छी जर्नलिस्टों की श्रेणी में हूँ, लेकिन मैं तो फेसबुक वाला हूँ जी। मैंने तो वो भी तंज झेला है कि ये तो सोशल मीडिया वाले हैं, अनगाइडेड मिसाइल हैं, इनको क्या सीरियस लेना। लेकिन उनके दिए हुए ताने हमने सहे हैं, और आज हमें गर्व है कि कम से कम उत्तराखंड में हम सोशल मीडिया वाले ही हैं। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, दर्शकों को भी जानकारी दे दूं कि जब अंकिता भंडारी का मामला चल रहा था, यह शुरुआत थी, तो कुछ ही सोशल मीडिया के पत्रकार थे जिन्होंने उसे उठाया था, और यहां तक लेके आए कि जब उसका पोस्टमार्टम हो रहा था तो वहां पे पूरा राष्ट्रीय मीडिया पहुंचा, दिल्ली का राष्ट्रीय मीडिया, एक एक चैनल के दो दो कॉरेस्पोंडेंट्स, एक हिंदी वाला एक अंग्रेजी वाला, और वहीं पे खड़े होके मैंने एक टैगलाइन दी थी। मैंने कहा ये राष्ट्रीय मीडिया को हम घसीट के लाए हैं यहाँ, ये खुद नहीं आए, हमारी ताकत है और हम घसीट के लाए हैं राष्ट्रीय मीडिया को यहाँ। तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में ताकत नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि साहसिक पत्रकारिता करने के लिए डिप्लोमा से नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने डिप्लोमा कर लिया है और मैं दबंग पत्रकार बन जाऊं, तो कोई भी डिप्लोमा आपको दबंग नहीं बना सकता। आपको ज्ञानी तो बना देगा, वो ज्ञान का भंडार बन जाओगे, लेकिन दबंग नहीं बन पाओगे। दबंग तो आपको कुछ और नुस्खे हैं, वो अगली बार बताऊंगा, इस बार नहीं बताऊंगा, वरना सारे दबंग बन जाएंगे जी। अभी तक हमने जितनी भी बातचीत आपसे करी उससे मुझे पता लगा कि आप चाहें तो आप बहुत सारे चेंजेस करवा सकते हो हमारे उत्तराखंड में। तो एक छोटा सा सवाल है, अगर आपको उत्तराखंड प्रदेश की या उत्तराखंड की कमान संभालने का मौका मिले या आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, तो आप क्या क्या चेंजेस लाओगे? पर मैं इस टाइम की बात कर रही हूँ, जितना भी कियोस और जितना भी मैसअप अभी उत्तराखंड में फैला हुआ है, चाहे वो पेपर लीक केस है, चाहे वो आई लव मोहम्मद वाला केस है, चाहे वो हरिद्वार लैंड स्कैम वाला केस है, कोई भी केस है, इन सबको इकट्ठा करना हो और कैसे आप इसको लागू करेंगे, क्या चेंजेस आप लेकर के आएंगे? देखिए, चेंजेस जो उत्तराखंड में होने चाहिए, मैंने पिछली बार भी शायद किसी एक पॉडकास्ट में कहा था। अगर आप चीफ मिनिस्टर बन गए एज अ चीफ मिनिस्टर, आप हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास वो समस्याएं लोगों की जो आ रही है जी, वो जेन्युइन समस्याएं जी, और पिछले 6 सालों में बहुत लोगों की समस्या मुझ तक आई है, मुझे याद है वो। देखिए, उपनल वाले यहाँ पे हैं, आज भी वो कह रहे हैं कि भैया हमें तो परमानेंट कर दो। 22,000 परिवार हैं, आशाएं हैं जो काम कर रही है, आंगनवाड़ी वाली हैं जो काम कर रही है। इसके अलावा आज ही एक आंदोलन हो रहा था जो मनरेगा के कर्मचारी हैं, आज भी वो नियमित नहीं है। तो सबसे बड़ी जरूरत तो आज लोगों को नियमितीकरण की है कि भाई उनको नियमित तो करो। 9,500 में 10,000 में हमारे लोग नौकरी कर रहे हैं,
और एक दिल्ली में अगर आप जाएं या अन्य राज्यों में जाएं, वहाँ 18,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी है। हमारे यहाँ क्यों नहीं है? हमारे यहाँ आउटसोर्स या ठेकेदारों के थ्रू क्यों है? तो सबसे जरूरी तो मैं ये कहूँगा कि हमारी मांग भी यही थी कि जब राज्य हमने मांगा था कि भाई यहाँ के संसाधनों पे हमारा अधिकार होना चाहिए, यहाँ की नौकरियों पे हमारा अधिकार होना चाहिए, तो ये मांग आज भी कहाँ पूरी हुई है? तो नियमितीकरण मेरा एक इसमें यह है कि भाई नियमितीकरण तो होना चाहिए, नियमित होने चाहिए। आज बाहर के लोग हमारे यहाँ नौकरी पे नियमित हो रहे हैं। आए दिन आप भी सुन रहे होंगे, हमारे लोगों को नौकरी कब मिलेगी? हमारा राज्य का युवा बाहर जा रहा है, बेचारा होटलों में काम कर रहा है, क्यों? तो आपको क्या लगता है उत्तराखंड के युवा की मेन प्रॉब्लम या मेन जो दिक्कत है वो क्या है? करप्शन, बेरोजगारी या जो माइग्रेशन आपने बोला, उन तीनों में से क्या सबसे ज्यादा? देखिए, हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे बेहतर सरकार होनी चाहिए। बेहतर सरकार होनी चाहिए। ऐसी सरकार होनी चाहिए जो सिर्फ यही के बारे में सोचे। यही के बारे में मतलब समझ रही हैं? जी बिल्कुल। उत्तराखंड के बारे में। लेकिन ऐसा है कहाँ? बड़े बड़े संस्थानों को आप देख लीजिएगा, बड़े बड़े मीडिया संस्थानों को, वो खुल के जर्नलिज्म या पत्रकारिता कहाँ कर पा रहे हैं? कहाँ कर पा रहे हैं? मैं किसी का इंटरव्यू देख रहा था, कह रहा था साहब हमारी मजबूरी है, करना तो हम भी खुल के चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, मजबूरी है। ऐसे ही शायद हो सकता है सरकारों के साथ भी हो कि हम तो बहुत बढ़िया करना चाहते हैं लेकिन मजबूरी है, मजबूरी हो तो वो मजबूरी भी तो खत्म होनी चाहिए। और इसी मजबूरी के चक्कर में हम 25 साल हमने गंवा दिए। हाँ, मेरे हिसाब से वो मजबूरी भी अब शायद चेंज होनी चाहिए, ये खत्म होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो आपका जो चैनल है पर्वतवाणी न्यूज़ चैनल, तो अभी तो खैर वो प्रदेश में काफ़ी अच्छा आपने माहौल जमा रखा है, तो इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं नेशनल चैनल बन जाए एक दिन? देखिए, नेशनल चैनल तो ऑलरेडी है ना। ओके, मतलब कहाँ तक आपको उसको लेके जाना है? नहीं, मैं सिर्फ देखिए, मेरा चैनल कहाँ तक पहुँचाना है, कोई रॉकेट लॉन्चर वाली थ्योरी नहीं है मेरी कि मैं कहूँ कि मुझे इसे सीधा जो है स्पेस तक पहुँचाना है। नहीं, मेरा सिर्फ मकसद ये है कि हमारे राज्य के लोग अपना हक लेना मांगना जान जाए, सीख जाए, क्योंकि ये राज्य आंदोलन से मिला हुआ है। एक बार हमने लड़ा झगड़ा, अपना राज्य ले लिया, उसके बाद हमने इनके हवाले कर दिया, छोड़ दिया जी, तो वो गड़बड़ हो गई ना। गड़बड़ हो गई। वहां तक हम 94 में खूब लड़े, अच्छा लेना जानते थे हम, लेकिन उसके बाद हम भूल गए। हमें लगा कि राज्य बना दिया, राज्य मिल गया, सरकारें बन गई, सरकारों को दे भी दिया, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, अब चिंतन मंथन का वक्त है जी, कि भाई सरकारें ठीक से जो है राज्य को चलाएं, इस पे भी चिंतन मंथन होना चाहिए। आज की जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है बहुगुणा जी के साथ, वो काफ़ी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन रही है, और मैं आपका पहले तो बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आप यहाँ पर आए और इतना हमको ज्ञान बांटा और अपना जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट इस फील्ड की हमको इतनी सारी नॉलेज दी। तो यहीं पर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और अपनी वाणी को पूर्ण विराम लगाती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी शुक्रिया।